PPT सभी कुछ ओवर. So in today class we will discuss हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. यूनिट 4 का हमारा टॉपिक है. वैसे ये मैंने वीडियो में और PDF में शेयर किया हुआ है, बट लिस्ट हम लोग कुछ नए फैक्ट्स इसमें देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा हमारा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पता नहीं चलता है कहाँ से आ जाते हैं. तो कुछ टॉपिक जो है अगर वो नोट्स में नहीं होंगे तो आप लोग ऐड कर लेना या मैं आपको अलग से PDF शेयर कर दूँगा. तो बाकी हम लोग इसके क्लास के बाद MCQ डिस्कस करेंगे, लगभग 25 हैं जो कि इसी टॉपिक बोलिए. सर सेट प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रिकमेंड कीजिए ना प्लीज. नहीं, इसका कोई बुक नहीं आता है, वो अब केवल आपका आर्यंत पब्लिकेशन है, उसमें ही जो क्वेश्चन है. जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो और मतलब जो बोलिए. जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो ताकि आइडिया अच्छे से मिल सके. नहीं देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो ये कि उपकार पब्लिकेशन का बुक आता है उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि सोल्यूशंस नहीं होते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं. और अभी पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता. पहले जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे था 2019 में, तो आई डोंट नो एज ऑफ नाउ क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया. आप लोग मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है. या फिर एक्चुअली अभी मैंने लास्ट बैच में यही बोल दिया था, बट अभी दोबारा मेरा खुद का बुक आ रहा है, बट वो बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं PhD कर रहा हूँ तो बहुत सारा टाइम वहाँ चला जाता है, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. कंपाइलेशन लास्ट ईयर का रह गया हमारा 2024 का, बाकी पिछले 2019 से लेके 2024 तक का पूरा कंपाइलेशन मैंने बना लिया है एक्सेप्ट दिस ईयर. तो इसमें अगेन इसमें जितना टाइम लग जाएगा वो आई थिंक उसी में लगेगा, अदरवाइज़ ये बुक आ जाएगा. तो इसमें प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन भी है और साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा वो. और मैंने कोशिश किया है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर गलत ना हो उसका, क्योंकि बाकी बुक्स में आंसर भी बहुत सारे गलत हैं, इसी वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ. बट इसका क्या है, इसमें टाइम लग रहा है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ स्टूडेंट को कि आप लोग वेट करिए. अगर आप लोग बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं दूसरी, या फिर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी 2024 का मुझे कंपाइल करना है, दोनों जून का भी है और दिसंबर का, उसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड करना है. तो हो सकता है कि 15-20 दिन लग जाए, ठीक है. उसके बाद पब्लिश होगा तो मे बी 20 डेज़ तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए. बट अगर आपको अभी चाहिए तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, उपकार पब्लिकेशन को. उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको शायद. परचेज कैसे कर पाएंगे? तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, फिर 20 डेज वेट करते हैं फिर. ओके. सो लेट स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को लेकर हम देखें किस प्रकार से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुआ है, और USA के अंदर, UK के अंदर, इंडिया में, उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो टॉपिक हैं रेलेवेंट, जो कि इग्नू के नोट्स से आधारित ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो MCQ होंगे वो भी उसी पे आधारित हैं. ओके, तो काफ़ी रेलेवेंट ये आपका पोर्शन होगा एग्ज़ाम के लिए. सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की. ओके, देखिए हिस्ट्री अगर हम देखें, सबसे पहले हिस्ट्री में UK के अंदर, इंग्लैंड के अंदर शुरुआत में जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हो रहा था, या बोल सकते हैं उससे पहले, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इससे क्या हुआ कि जो अर्बन पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन थी, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करना स्टार्ट किए अर्बन एरिया की साइड में, शहरों में, सिटीज़ में मूव किए फॉर द सर्वाइवल, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जो है माइग्रेट करना स्टार्ट किए. तो उससे क्या होगा कि सिटी में जो है लिमिटेड स्पेस होता है, और लोग ज़्यादा जब बढ़ना शुरू किए तो ओवर, बोल सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग हुई, ठीक है. जब और साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी शहर में, कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि बीमारियां फैलना शुरू होती हैं, क्योंकि वहाँ की लिविंग कंडीशन बेकार हो जाती हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज़ चाहिए होती हैं लोगों को वो भी नहीं मिल पाती हैं. तो इसकी वजह से शहरों में भी कई प्रकार की और प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट की. जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी या जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, उसका उनके द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा उसका यूज़ किया गया लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए. बिकॉज अगर लोग ज़्यादा हैं और काम कम है या लिमिटेड है, तो फिर कहीं ना कहीं वो कम पैसे में काम करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पर भी लोग जाते हैं और दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट में जा कर के कम पैसे में भी काम करते हैं, बिकॉज काम चाहिए उनको. इसी वजह से वहाँ पर जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री के वर्कर थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम अराइज़ हुई.
ठीक है, लंबे समय तक काम करना, अगर 8 घंटे का है तो 10 घंटे काम कराते हैं कंपनी वाले, ये इस प्रकार से। और कंडीशंस वहाँ की जो होती हैं बहुत ही हैजर्डस कंडीशन होती हैं, बहुत ही खतरे में काम कर रहे होते हैं लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या इस प्रकार की इंडस्ट्री जो होती है। ओके, तो इस प्रकार की कई प्रकार की प्रॉब्लम्स अराइज हुई और उस टाइम पे वहाँ की जो सरकार थी उसके द्वारा भी हेल्प किया गया, मदद किया गया। और बाकी जो अनऑर्गेनाइज तरीके से चैरिटी की जाती है या सिंपल एड दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है लोगों के द्वारा, लोगों की गरीब लोगों की, या जो गरीब हैं, पॉवर्टी सफ़र कर रहे हैं। सो ये सभी के सभी जो है उस टाइम पे 1800 के आसपास 80-50 के दशक में जो है स्टार्ट हुआ। बट जो पॉवर्टी थी उस टाइम पे भी उसको माना जाता था कि ये पर्सनल वीकनेस है। पर्सनल वीकनेस मतलब होता है कि मानते हैं कि गरीबी जो है उसका कारण जो है व्यक्ति खुद है, उसकी खुद की समस्या, खुद की प्रॉब्लम है, ना कि सोशल कंडीशंस। सोशल कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे कि आज हम देखते हैं पॉवर्टी को इन वेरियस डायमेंशंस, कि हो सकता है कि स्ट्रक्चर इनइक्वलिटी की वजह से लोग गरीब हों या गरीब होने की उस अवस्था में हों, उस विशेष साइकिल में फंसे हों, क्योंकि समाज के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कहीं न कहीं लोगों को वो उस गरीबी से उभरने नहीं देता या उस विशेष साइकिल से बाहर नहीं निकलने देता था। लेकिन उस टाइम पे लोग ऐसा नहीं सोच पाते थे या सरकारें ऐसा नहीं सोचा थी। उनको लगता था कि जो गरीबी है या पॉवर्टी है उसका कारण व्यक्ति खुद है या उसकी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सो लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, एजेंसी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो एड दिया गया, जो मदद की गई, जो हेल्प की गई लोगों की, वो बहुत ही लिमिटेड थी। साथ साथ एक ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी नहीं थी। बिकॉज अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि 3 एनजीओ काम कर रहे हैं किसी एरिया में, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इनको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है कि डुप्लीकेसी हो जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, कुछ लोग रह जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। और ये काइंड ऑफ एक इंडिकेटर है इनएफिशिएंसी का, कि आप मदद तो कर रहे हैं लेकिन सभी की मदद नहीं हो पा रही, कुछ लोग रह जा रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल पा रहा है। तो वो जो इनएफिशिएंसी थी, जो डुप्लीकेसी थी, उसको देखा गया उस टाइम पे जब मदद की गई लोगों की। ओके, तो इन सभी के कारण जो है, इन सभी के रीजन की वजह से फिर आपका सिविल सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ओके, यूके के अंदर 1869 में पहली जो है फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई 1869 में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैरिटी रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंडिकेसी। एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका पूरा नाम क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस संस्था का जो काम था, पहला तो ये था कि जो भी लोग हैं जो गरीबी में सफ़र कर रहे हैं, ओके, उनकी हेल्प करना, मदद करना, उनको इनकरेज करना काम के लिए। ओके, साथ ही साथ दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से लोगों की हेल्प करना, मदद करना, कि जो डुप्लीकेसी पहले हो रही थी हेल्प की, वो डुप्लीकेसी ना हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए और सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को हम हेल्प कर पाएँ, उनको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। ओके, तो जो रिसोर्सेस उनके पास हैं लोगों के पास, या जो एजेंसी उनके पास, वो सही तरीके से उनका यूटिलाइजेशन कर पाएँ, लोगों तक मदद या जो भी उनको मुहैया कराना है वो वहाँ तक पहुँच पाए। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके की फीचर हैं, पहला है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं व्यक्तियों को जिनको वास्तविक ज़रूरत है, या कुछ वैसे ही बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो उसको हम जान पाते हैं, इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से बिफोर गिविंग द एनी काइंड ऑफ एड और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, तो दिस इज द काइंड ऑफ साइंटिफिक बेस्ड चैरिटी। ओके, हर एक एप्लीकेंट को, हर एक व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वास्तविक उसकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप की इसको हेल्प चाहिए, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सभी चीज़ें जानकारी लेना, ये आपका साइंटिफिक अप्रोच कहलाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से मदद करना। दूसरा था कि एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड रखना, कि जैसे मान लीजिए 500 लोग अगर हैं ऐसे व्यक्ति जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, सो दैट कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो या इनएफिशिएंसी ना हो, उनकी हम डायरेक्टली हेल्प कर पाएँ, मदद कर पाएँ जिस प्रकार की है। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी सेल्फ हेल्प करना, रोज़गार प्रोवाइड कराना, बजाय कि डायरेक्टली उनको हम पैसा दें या सिंपल एड दे करके। क्योंकि एड में क्या होता है कि व्यक्ति को आप एक बार 2 बार हेल्प कर सकते हैं, आर्थिक मदद दे सकते हैं, लेकिन उससे उसकी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। तो अगर हम उसको हम सेल्फ हेल्प करते हैं, मदद करते हैं रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बार उसकी वो खुद अगर रोज़गार प्राप्त कर पाएगा तो अपनी जो है समस्याओं को एड्रेस कर सकता है। ओके, तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उस टाइम पे यूके के अंदर, इस प्रकार से 1870 के दशक में इस प्रकार की और भी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी जो है इंग्लैंड के अंदर बनी, इस्टेब्लिश की गई। और इसका जो इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं यूएसए में नज़र आता है। यूएसए के अंदर भी
1870 के अंदर पहला सी एस सोसाइटी बनाई गई। कहाँ पर? बफेलो के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया था? एनीवन बोलिए। नंदिनी, हाँ जी पूछिए। सर हम्फ्री गर्टी। ओके, और एनीवन? ऑक्टेविया हिल सर। ऑक्टेविया हिल ऑक्टेविया। नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूएसए के अंदर। इंग्लिश क्लर्जिक मैन। इंग्लिश क्लर्जिक मैन कौन? इंग्लिश क्लर्जी तो मतलब वो उनका पोस्ट था। ये सर तो एक हम्फ्री गर्टी और एक एडन एडन स्टार। एडन स्टार सर। हम्फ्री गर्टी तो सही है। इसके अलावा इसमें और थे टीजी स्मिथ, मतलब बहुत सारे लोग थे, एक पूरा ग्रुप था, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे। इनके द्वारा सीओ सोसाइटी को बनाया गया, स्टार्ट किया गया न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर। ठीक है। अब जैसे ही इसका एक बोल सकते हैं सफलता प्राप्त हुई, देखा गया कि सीओ सोसाइटी जो है बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों की मदद की जा रही है, हेल्प की जा रही है साइंटिफिक तरीके से, और काफ़ी कुछ बेनिफिट लोगों को पहुंच रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं और भी बाकी देशों में हुआ। उसके बाद सीओ सोसाइटी के बाद सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट हुए। ओके, तो जो सीएस आपका जो सेटलमेंट हाउस मूवमेंट थी, ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव था सीएस सोसाइटी का। सीएस सोसाइटी में क्या था कि उसमें बाकी के जो एरिया है या बाकी का जो स्कोप है, जैसे आजकल हम पढ़ते हैं सोशल वर्क का डिफरेंट बहुत ब्रॉड स्कोप है, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मेडिकल सोशल वर्क होते हैं या कई सेक्टर में काम करते हैं। तो जो सीएस सोसाइटी का जो स्कोप था वो लिमिटेड था। लेकिन जब सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट हुए या इस प्रकार की संस्थाएं बनाई गई, उसका केवल फोकस लोगों को मदद करना आर्थिक रूप से या उनको रोजगार प्रोवाइड कराना नहीं था, सबके साथ साथ शिक्षा प्रोवाइड कराना, बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटी इंश्योर करना, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराना, या जो कम्युनिटी जो होती है, इसको यूएसए के अंदर नेबरहुड बोलते हैं। बुक्स में कहीं कहीं पर नेबरहुड लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि वो कम्युनिटी ही है। ठीक है, वो एक ही बात है। तो उनको जो है हेल्प करना, मदद करना, ताकि उनकी जो समस्याएं जो एड्रेस उनको वो खुद सॉल्व कर पाएँ। मतलब हम सेकेंडरी या बोल सकते इनडायरेक्टली हेल्प कर पाते हैं वहाँ पर। डायरेक्टली होता है एक जिसको बोलते हैं प्राइमरी वर्क, और इनडायरेक्टली या सेकेंडरी तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन लोगों को हेल्प कर देते हैं सो दैट कि वो समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाते हैं बेहतर तरीके से। तो वहाँ पर सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट किए गए। इसका फोकस था कि शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराना, हेल्प करना, मदद करना। और इसमें क्या था कि जो गरीब लोग थे या जो बोल सकते हैं पुअर लोग हैं, जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर जाकर के जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, रिच पीपल, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटीज़ के, वो वहाँ जाकर के रहते थे साथ में, सो दैट कि जो गरीब हैं उनकी समस्याएं क्या है, किस प्रकार की कंडीशंस हैं, वहाँ पर जाकर के रहना, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन करना, जैसे हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना कि उसकी समस्याएं कैसे हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं उन समस्याओं को, उनको निदान करने के लिए थ्रू दिस जिसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च, उसको समझना और वहाँ पर डायरेक्टली उनको हेल्प करना, मदद करना, उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, उनके एनवायरनमेंट को बेहतर करना, ये फोकस आपका सेटलमेंट हाउस मूवमेंट का था। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट था सीओ सोसाइटी से, क्योंकि सीओ सोसाइटी का जो फोकस था वो लिमिटेड था, लिमिटेड एरिया में स्कोप था उसका। ठीक है। देन सेटलमेंट हाउस मूवमेंट आपका यूएसए के अंदर भी स्टार्ट हुए, जैसे कि नेबरहुड गिल्ड जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन 80-86 के अंदर, इसको स्टैंटन क्वाइट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा हल हाउस 1889 में शिकागो में बना, जिसको बनाया गया था जॉन एडम्स और एलन गेटस्टर के द्वारा। और एक और है, इसको ऐड कर सकते हैं, जिसमें हेनरी स्ट्रीट सेटलमेंट हाउस, ये 1893 में न्यूयॉर्क के अंदर लिनियन वर्ड के द्वारा बनाया गया था। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर हल हाउस है शिकागो बनाया गया, इसका फोकस केवल एजुकेशन पे नहीं था, जैसे कि कई बहुत सारी बुक्स में एजुकेशन लिखा है, और साथ साथ इसका काम, मतलब इसका जो एरिया था, वर्क एरिया, दैट इज़ नॉट फोकस ऑन दी एजुकेशन लाइक हिस्ट्री पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, ये सब, साथ ही साथ एजुकेशन प्लस बाकी सर्विसेज दी जाती हैं, जो जैसे कि जो गरीब लोग हैं इनके पास घर नहीं है, शेल्टर प्रोवाइड कराना, ओके, चाइल्ड हेल्थ पे काम करना,
कम्युनिटी किचन जो आप हम लोग सुनते हैं, वो कंसेप्ट जो है इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया उस टाइम पे। इसके अलावा भी और भी काम, जैसे पॉलिटिकल एडवोकेसी करना, पॉलिटिकल एक्टिविज़म। ओके, तो इस प्रकार के डिफरेंट वर्क जो कि ये आपके सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए, डिफरेंट मतलब यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो पहला जो फर्स्ट सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, मतलब जो हाउस बना था, या इसको बोल सकते हैं संस्था बनाई गई थी, वो लंदन के अंदर 1884 में, जिसको बोलते हैं टोनी बी हॉल। तो इसी पर आधारित यूएसए के अंदर संस्थाएं बनाई गई। जो संस्थाएं जितनी यहाँ पर हैं वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द टोनी बी हॉल, जो कि 1884 में लंदन में बनाया गया था, इसके द्वारा, सैमुअल बर्नेट के द्वारा। तो ये जो फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। सब ईयर भी ध्यान रखना है, कहाँ पर बना वो भी रखना, किसके द्वारा बनाया गया वो भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने सभी फैक्ट एक साथ लिख दिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो वी हैव स्टडी CUS, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब हुआ कि इस प्रकार के जो सोसाइटी हैं, संस्थाएं बनाई गई, ये बड़े स्केल पर डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट जगह पर बनाया गया, मतलब बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3-4 की, लेकिन अगर देखें यूएसए के अंदर 400 से ज़्यादा इस प्रकार के सेटलमेंट हाउस बनाए गए थे 1890 के दशक में। ठीक है, और इन सभी जो मूवमेंट हुई, इसका जो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, और भी जोड़ सकते हैं कि दैट इज़ दी वीमेन लीडरशिप। क्योंकि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हुआ करते थे सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के अंदर, वो जनरली महिलाएं हुआ करती थी, वो डायरेक्टली हेल्प करते थे, और इसी की वजह से धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स में और डिफरेंट एजेंसी के अंदर जो लीडरशिप रोल है वो महिलाओं के द्वारा जो है प्राप्त किया गया। बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, जो मूवमेंट आपका चला लंबे समय तक, तो ऐसे कई प्रकार के 400 से ज़्यादा सेटलमेंट हाउस बनाए गए यूएसए के अंदर। ठीक है, उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की यूएसए की सरकार के द्वारा बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशंस, कानून बनाए गए लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, मिनिमम वेज का जो है वो भी उसी टाइम पे आया था, और जो वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए वहाँ पर, उसको भी ध्यान रखा गया, या उस प्रकार के एक्ट भी लाए गए, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस सेटलमेंट हाउस इन दी यूएसए। क्लियर? ओके, तो जो CUS सोसाइटी थी, या CUS मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, CUS सोसाइटी का जो फोकस था, या बोल सकते हैं उसकी वजह से ही सोशल वर्क प्रैक्टिस में हम जो पढ़ते हैं डिफरेंट मेथड, उसमें जो एक मेथड हमारा है सोशल केस वर्क। केस वर्क कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि CUS सोसाइटी के बाद ही, या उसी के माध्यम से इमर्ज हुआ, या उसके द्वारा ही इंस्टिट्यूलाइज किया गया। ओके, तो इसका जो आउटपुट है, या बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल केस वर्क के फॉर्म में हम देखते हैं। और जो हमारा सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, इन सभी मूवमेंट के माध्यम से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी गई, आधारशिला कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की रखी, किसके माध्यम से? सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के माध्यम से। ओके, तो ये बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए कि आपका केस वर्क कब स्टार्ट हुआ, और किस संस्थाओं की इम्पैक्ट की वजह से, और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से इमर्ज हुआ, या उसका जो फाउंडेशन या जो बेस जो था, कौन सी संस्थाओं के द्वारा किस टाइम पर स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट है लैंड रिपोर्ट। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लैंड रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को दिया गया था रॉबर्ट पी लैन के द्वारा 1939 में। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक मैं बात कर रहा था कि जो आपकी सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, इनके द्वारा एक बेस रखा गया, द फाउंडेशन फॉर द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उस टाइम तक जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए रिकोगनाइज नहीं किया जाता था। लेकिन जो लैंड रिपोर्ट आया, उसमें इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिकोगनाइज़ किया एज ए मैथड, एज ए सोशल वर्क मैथड। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो रिपोर्ट थी, दैट इज़ द नेम, द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1939। इसको आपको याद रखना है। इसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सोशल वर्क मेथड रिकोगनाइज़ किया गया, और इसका मतलब हुआ कि सोशल वर्क मेथड के फॉर्म में इसका क्या क्या काम होता है, उस चीज़ को भी दिखाया गया। ओके, जैसे कि क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल वर्कर की इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, क्या क्या मेथड होते हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई इस रिपोर्ट के द्वारा। तो ये रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल केस वर्क में सोशल और प्रैक्टिस के अंदर जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेजिटिमेट किया गया या फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया इस रिपोर्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ बोथ प्रोसेस एंड द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोसेस का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, अगर वो कम्युनिटी को यूनाइट करते हैं, इकट्ठा करते हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो वो एक प्रोसेस है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी कंसिडर एज द प्रोसेस। फील्ड का मतलब है कि दे आर वेरी स्पेशलाइज इन वर्किंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो वर्किंग विद द सोशल वर्कर जो फील्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम विलेजर्स को ऑर्गेनाइज करें, इकट्ठा करें, किसके लिए? कोई भी काम, जैसे सैनिटेशन कैंपेन है या एजुकेशन कैंपेन है, तो वो उस एरिया में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस के माध्यम से। तो ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रोसेस भी है और साथ साथ एज ए फील्ड की तरह भी हम उसको देखते हैं। क्लियर? दूसरा है इट हैपन इनसाइड एंड आउटसाइड सोशल वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन है, ठीक है, एजुकेशन में काम करना, ये सभी इशू पे अगर सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, ओके, और इसके अलावा सोशल वर्कर काम करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स है, इन्वायरमेंट है, ओके, तो इनसाइड एंड आउटसाइड सोशल वर्क को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा है सम ऑर्गेनाइजेशन फोकस प्राइमरली ऑन इट एंड व्हाइल अदर इंक्लूड्स इट एज अ सेकेंडरी फंक्शन। जो मैंने पहले बताया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे सोशल वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर या तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रोसेस के अंदर या इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट मतलब वहाँ पर जहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे। सोशल वर्कर बाहरी, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होगा बाहर से ही उनको मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो इनडायरेक्ट कहलाता है मेथड। डायरेक्ट का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे प्रोसेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन लोकल, स्टेट एंड नेशनल। ये तो आसान भाषा में मतलब कोई भी एनजीओ या कोई संस्था काम करती है डिफरेंट लेवल पर। जैसे कि लोकल एसएचजी वर्कर के लिए काम करना, वो आपका लोकल हो गया। इसके अलावा स्टेट लेवल एडवोकेसी करना, या वो हमारा स्टेट लेवल हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी काम करते हैं, बहुत सारे नेशनल कैंपेन होते हैं शिक्षा को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, है ना, कई प्रकार के होते हैं, ऐसे वो नेशनल लेवल कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन दैट डू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग डू नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एड बट फैसिलिटेट दी सोशल चेंज। मतलब सामाजिक बदलाव पे काम करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति को डायरेक्टली हेल्प करना, जो कि पहले हुआ करता था। और अभी हमारा फोकस होता है कि बजाय कि उसको हम डायरेक्टली मदद करें, हम उसको मदद कर पाएंगे कि वो उसको कोई रोज़गार मिल जाए या किसी प्रकार से उसकी हम मदद कर पाते हैं ताकि उनकी समस्याएं वो खुद सॉल्व कर पाएँ। और जैसे कि अधिकारों के लिए लड़ना लोगों के, तो अगर लोगों को अधिकार मिल पाएंगे तो ऑफकोर्स वो फिर जैसे इकोनॉमिक राइट है, सोशल राइट है, तो इनको अगर हम इंश्योर कर पाते हैं तो लोग अपनी समस्याओं को कहीं ना कहीं वो खुद एड्रेस कर पाएंगे। अगर दे हैव द एक्सेस, दे हैव द पावर, दे हैव द प्लेटफॉर्म, देन दे कैन एड्रेस देयर वन प्रॉब्लम्स। सो हमारा फोकस डायरेक्टली उनको ऐड देना नहीं होता है, जबकि हमारा फोकस होता है सामाजिक बदलाव पर, सोशल चेंज पर। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण प्रोपोजिशन जो है लैंड रिपोर्ट की फोकस की गई थी बाय यूजिंग दी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और भी इसके अंदर कुछ फंक्शंस दिए गए थे। क्या क्या फंक्शंस होते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के? पहला तो फैक्ट फाइंडिंग करना। फैक्ट फाइंडिंग मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, उसकी रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करना, डेटा कलेक्ट करना कि क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या काम करना, वो सब जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा होता है कि सोशल वेलफेयर जो सर्विसेज हम देने वाले हैं उसको अगर किसी प्रकार की बदलाव की ज़रूरत है उसको मॉडिफाई करना है, या उसको इनिशिएट करना है, कोई नया प्रोजेक्ट है तो स्टार्ट कर सकते हैं, या उसको बनाना है, ये सब काम रहते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मॉडल्स तैयार करना। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम है, एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन कहीं पर सफल हुआ है, सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम एज ए मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। वो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं और उसको और कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एज ए मॉडल की तरह वो काम करेगा। ठीक है, और डिफरेंट बॉडी के अंदर, डिफरेंट संस्थाओं के अंदर एक इंटर रिलेशन डेवलप करना, फैसिलिटेशन करना, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेन रिपोर्ट 1939 विच इज़ गिवन बाय द रॉबर्ट पी लेन।
जहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए मैथड रिकॉग्नाइज़ किया फॉर्मली। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है रेडिकल ऑर्गेनाइजिंग शॉलनेस्की 1930 मतलब 1930 के दशक में, 1940 के दशक में यूएसए के अंदर जब सर हाँ जी बोलिए। मैं बोल रही थी कि सर आपने जो भी लैंड रिपोर्ट बताया 1939, हाँ और हम सर एक पहले पढ़े थे द लैंड कमिटी रिपोर्ट, वो 1967 टू 1974, वो क्या है फिर? नहीं, वो दूसरा रिपोर्ट था, वो तो आई थिंक हेल्थ को लेकर के थे, जो मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया होगा शायद, या स्टार्टिंग में क्वेश्चन। हाँ तो वो इसलिए मैंने यस बताया सर। था कि वो रिपोर्ट अलग है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्ट है ना, वो जो रिपोर्ट का चेयरमैन होता है उसके नाम पे होती है। जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी हम लोग रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो उस चेयरमैन के नाम से होती है, या उसका जो है। तो लैंड रिपोर्ट दो हो सकती है, जैसे यंग हस्बैंड रिपोर्ट है, तो दो रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। ये अलग रिपोर्ट है, ये आपका इसको लेकर के थी, सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। वो है आपकी हेल्थ रिपोर्ट, कुछ एजुकेशन रिपोर्ट थी, कुछ सोशल वर्क उसको लेकर के थी, एजुकेशन को लेकर के। सो डिफरेंट रिपोर्ट है, आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्ट में ईयर क्या लिखा है, उसके बेसिस पे आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो अबॉर्शन ऑफ हाँ लॉ रिफॉर्म ऐसे कुछ हाँ था। हाँ, हेल्थ को लेकर के था वो, कि जहाँ पर हेल्थ को लेकर के एक्ट बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो उसको उसका मतलब दोबारा क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म किया गया लोगों के द्वारा, तो हाँ सर, सरकार ने उसके लिए कमेटी बनाई कि आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर यहाँ पर किसी प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के फेवर में थी, तो वो हेल्थ को लेकर के थी। इसी वजह से उसका ईयर अलग होगा और उसका नाम भी अलग था। जो लैंड रिपोर्ट होगी, तो उसको आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, या एक जगह रख लेना, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि ये आपको यहाँ हाँ पर सर, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि ये अलग अलग है ये क्या। अलग, दोनों अलग अलग। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है आपका रेडिकल ऑर्गेनाइजिंग। देखिए रेडिकल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग बात किए सीओ संस्थाओं की या सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटी की जा रही है वो एजेंसी ड्रिवन है। एजेंसी ड्रिवन का मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ संस्थाएं जो है काम करती हैं, उनके द्वारा ही डायरेक्ट हेल्प की जाती है या मदद की जाती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सामाजिक बदलाव करना हो, डायरेक्टली एड देना हो, या किसी प्रकार का शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, वहाँ पर कम्युनिटी जो एजेंसी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन्हीं के माध्यम से एक्टिविटी की जा रही है। सो दीज आर द एजेंसी ड्रिवन एक्टिविटी, वेदर इज द सोसाइटी और द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट और कोई भी संस्था है। लेकिन जो रेडिकल अप्रोच है, रेडिकल सोशल वर्क जिसको हम बोल रहे हैं, उसका फोकस होता है, उस पर हम एम्फसाइज करते हैं कि जो कंट्रोल है दैट शुड नॉट हैव इन द एजेंसी, जबकि ये कंट्रोल होना चाहिए कम्युनिटी के लोगों के पास। जो कम्युनिटी मेंबर हैं दे शुड हैव द पावर, दे शुड हैव द कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटी। ओके, इसलिए हम इसको इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं, कि जहाँ पर लोगों का इंक्लूजन ज़्यादा होता है, ना कि कोई बाहरी एजेंसी का। ओके, तो इस जो अप्रोच का फोकस था कि कैसे हम जो कंट्रोल था उसको हम कम्युनिटी के लोगों को या कम्युनिटी मेंबर हैं उनके हाथों में रखें, बजाय कि हम किसी एजेंसी ड्रिवन एक्टिविटी के माध्यम से कम्युनिटी में किसी प्रकार का इंटरवेंशन करें या हेल्प करें। ओके, तो ये रेडिकल अप्रोच और बाकी की जो अप्रोचेस हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका रेडिकल ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो 1930 के दशक में उस टाइम पर यूएसए के अंदर कई प्रकार के, जैसे कि लेबर मूवमेंट इंडिया में भी चले, और वहाँ पर भी इसी प्रकार कई प्रकार के लेबर मूवमेंट स्टार्ट किए गए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और कई प्रकार की समस्याओं की वजह से जो लेबर, जो वर्किंग क्लास थी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो उन सभी के द्वारा कई प्रकार के ऐसे मूवमेंट स्टार्ट किए गए, इंडस्ट्रियल लेबर मूवमेंट यूएसए के अंदर। तो वहाँ पर जैसे कि इंडिया के अंदर करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उसमें से कुछ निकल के आए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, जैसे आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो मूवमेंट उस टाइम पे चल रहे थे, वहाँ पर ये जो जिनका नाम है सोलनेस्की, वो एक यंग कमेटी ऑर्गेनाइजर थे, ठीक है। उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा उस टाइम पे, जैसे कि यहाँ पर इन सभी मूवमेंट से नए नए लीडर निकल के आए, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो यहाँ से ये जो है सोलनेस्की इमर्ज होके आए बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रियल लेबर मूवमेंट विच इज़ स्टार्टेड इन यूएसए 1930 के आसपास। ओके, इन्होंने कई प्रकार की संस्थाएं जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें मिल करके काम किया,
ओके, फिर धीरे धीरे करके ये मूवमेंट से बाहर निकल के आए और इन्होंने अपना खुद का एक जो बोल सकते हैं काउंसिल बनाई, जिसका नाम था बैक ऑफ द यार्ड नेबरहुड काउंसिल 1939 शिकागो के अंदर। ओके, इसमें ये जो काउंसिल है इसका फोकस था कि जो बेसिकली जो गरीब लोग हैं, ओके, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तभी जब हम वो सब इकट्ठा होकर के आएंगे। बेसिकली इनका जो पर्पज़ था बताने का ये था कि देखिए सभी के पास सबको पता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एवरीबडी नो द प्रॉब्लम, ठीक है, एंड एवरीबडी नो व्हाट द सोल्यूशन, सभी को पता है सोल्यूशन क्या है, लेकिन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके पास पावर नहीं है, दे डोंट हैव दैट मच पावर कि वो दे कैन इम्प्लीमेंट द सोल्यूशंस। तो पावर कैसे आएगी? पावर तभी आएगी जब हम जो है किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे या कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं या हम पावर गेन कर सकते हैं। और पावर के लिए चाहिए मूवमेंट, जहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा करें। ओके, अगर लोग इकट्ठा होकर के आगे हम सोशल एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम सिस्टम को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या पावर गेन कर सकते हैं। उस पावर से हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उनका जो आइडियोलॉजी या आइडिया था बदलाव का, तो ये काउंसिल उनके द्वारा बनाई गई। और इस काउंसिल के अंदर उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को रखा, सभी, जैसे कि चाहे वो प्रीस्ट हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है वो भी उसके अंदर है, या जो नेबरहुड है, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उसके अंदर है। सभी प्रकार के लोगों को इन्होंने इसके अंदर रखा, इस काउंसिल के अंदर। इसका फोकस था कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराना या बाकी की सर्विस प्रोवाइड कराना, या डिफरेंट एजेंसी होती है उनके साथ मिल करके काम करना, गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करना। ओके, और पॉलिटिशियंस को या जो पार्टी है उनको प्रेशराइज करना, नेगोशिएशन करना, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम किया जा सके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए गए हैं सोलनस्की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कि जो इनके द्वारा काउंसिल बनाई गई थी उसमें जितने भी लोग होंगे वो खुद चुनेंगे अपने लीडर को, तो लोकल लीडरशिप डेवलपमेंट होगा, उन सभी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, सभी कमेटी मेंबर उसमें इन्वॉल्व होंगे। और साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया कि बाई यूजिंग द कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी टू विन द कॉन्क्रीट विक्ट्री, जो भी हम चाहते हैं कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी के माध्यम से, कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं जो भी हम विक्ट्री चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इनके हैं, इनका जो अप्रोच है उसके। अब इनका क्रिटिसिज्म भी किया गया, क्योंकि इनका फोकस था कि कैसे हम जो पावर स्ट्रक्चर है उसको बदलें, चेंज करें हैं। और इसके अलावा दूसरा ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि जो रेशियल इशू था, क्योंकि यूएसए के अंदर उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा ये जो रेशियल इश्यूज थे उसको लेकर के इन्होंने कुछ काम नहीं किया, मतलब उसको अवॉइड किया। क्यों किया? एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने उस काउंसिल के अंदर सभी प्रकार के लोगों को रखा था। अगर वो सब लोगों को रख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ जो इशू है उनको साइड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से रेशियल इशू को लेकर के उनका कोई योगदान नहीं या किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं था उस टाइम पे। क्लियर? तो ये इनके द्वारा रेडिकल अप्रोच अपनाया गया बदलाव के लिए, चेंज के लिए। जो बेसिक उनका आइडिया था कि कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन के माध्यम से हम पावर गेन करेंगे और उस पावर से हम सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है बार ऑन पॉवर्टी 1964 यूएसए। इसके बारे में किसी को कुछ पता है तो बताइए। देखिए, बार ऑन पॉवर्टी मतलब यहाँ पर है कि जब वियतनाम वार हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं यूएसए को हार मिली और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनकी इकॉनमी पर पड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और इसी की वजह से उन्होंने 1964 में एक एक्ट को लाया, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट 1964। ओके, ताकि उस टाइम पे जो पॉवर्टी थी उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम उनके द्वारा चलाए गए, सो दैट कि जो प्रॉब्लम है उस टाइम को उसको एड्रेस कर पाएँ। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था उस प्रोग्राम का कि हम किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उनको स्पॉन्सर करें, सोशल एक्शन को प्रमोट करना, इसके अलावा जो लोकल सर्विसेज हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना और न्यू सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, बेसिकली रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, फूड फैसिलिटी इंश्योर करना,
ठीक है, ये सभी के सभी मेन उद्देश्य थे। तो उस टाइम यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा एक नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया था 1964 में, जिसको हम बोलते हैं बार ऑन पॉवर्टी। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये हमारा सोशल लेजिस्लेशन एक्ट है, मतलब समाज में बदलाव करने के लिए किस प्रकार से जो गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था बाय हैविंग द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इस प्रोग्राम के जो की कंपोनेंट थे, पहला था जॉब कॉर्पस, कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको ट्रेन करना, उनको स्किल प्रोवाइड कराना। दूसरा था हेड स्टार्ट, दैट मीन्स कि चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तीसरा था फूड स्टैम्प, कि जो भी गरीब हैं उनको फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, गरीब फैमिली को। और फोर्थ दैट इज़ विस्ता। विस्ता मतलब होता है वॉलंटियर इन दी सर्विस टू अमेरिका। ये गरीब एरिया में जो प्रोफेशनल्स है या जो वॉलंटियर्स हैं उनको पहुंचाना, उनको हेल्प करना, मदद करने के लिए कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम। कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम का मतलब होता है कि यहाँ पर कि जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे कि मान लीजिए एनजीओ है, किसी ब्लॉक में काम कर रहा है, किसी विलेज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उनके साथ एंगेज, मतलब वो गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेंगी और उनके माध्यम से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, एंटी पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। अब चूँकि सरकार तो सब कुछ कर नहीं सकती, तो उनको हेल्प लेनी पड़ती है। जो ग्रास लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ होते हैं, जो कि ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनके साथ मिल करके वो अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, सो दैट कि वो धरातल तक पहुँच पाए, जहाँ तक उनको पहुँचाना उस प्रोग्राम को। तो ये कम्युनिटी एक्शन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। इसका फोकस यही था कि किस प्रकार से हम जो है पॉवर्टी को कम कर पाएँ और जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स थी उसको कैसे एरेडिकेट कर पाएँ। और ठीक है, ये एक्ट को याद रखना, इकोनॉमिक पॉवर्टी एक्ट 1964। ये कुछ टर्म है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और ये तो नाम नहीं आएगा, बट ठीक है, एक बार पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इनको ध्यान रखना। ये आ सकता है, विस्ता का मतलब क्या है, CAP का मतलब क्या है। सर ये सब न्यू है क्या, सिलेबस में ऐड हुआ है? न्यू नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि ठीक है, जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था, अब ऑलरेडी सिलेबस तो सेम है, कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं कुछ नए नए टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, सो दैट कि अगर इन केस क्वेश्चन बनता है, ये सिलेबस में ही है एक्चुअली। डिफरेंट आपका जो इग्नू के नोट्स हैं, इग्नू के मटेरियल है ना, उसमें से मैंने इनको निकाला हुआ है, क्योंकि कुछ टॉपिक कॉमन है, वो तो ऑलरेडी मैंने दिए हैं नोट्स के अंदर, तो आपको दोबारा क्यों पढ़ाऊँगा। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि दोबारा पढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ये एक आपका ये है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो लोग आजकल क्वेश्चन कहीं से भी दे रहे हैं, हम लोगों को जो है पूरा पढ़ना है, सो दैट के क्वेश्चन हमारे कहीं से छूटे ना। ठीक है, इन केस अगर आ गया तो कम से कम हम लोग तैयार रहें, एग्ज़ाम में प्रिपेयर रहें अपने आप को एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हम लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी, बोलिए। सर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का तो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो उसको भी मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या, या फिर जो पढ़ाए थे वही चल जाएगा? नहीं, वही है, ये वाला पार्ट तो वही है जो सोलनस्की के बारे में मैंने बताया था, फॉलो फेरी के बारे में बताया होगा, आपने नोट्स में देखा होगा, वो सब कॉमन ही है, वो कुछ नया नहीं है। बस मैंने दोबारा ऐसे मैं चूँकि यहाँ बात कर रहा था, मैं सिविल सोसाइटी का हिस्ट्री का, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, तो प्लीज़ म्यूट करिए। कौन? तो उस फ्लो में मैंने इन सब पढ़ा दिया, क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है, तो मैंने जस्ट रिवीजन हो सकता है। और अदरवाइज़ आप नोट्स में मैंने ऐड किया हुआ है, वहाँ पर मैंने नरम दल और गरम दल नेता के नाम से अलग अलग करके बताया था कि कौन कौन है। जो फॉलो थियरी है उनका अलग अप्रोच है, और ये रेडिकल अप्रोच इनकी है, सोलनस्की की है, तो वो एक ही बात है। अब उसमें आपको ये सब शायद नोट्स के अंदर ये वाला रिपोर्ट का चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उसमें मैंने, ये वाला जैसे एक लास्ट वाला, ये वाला उसमें नहीं होगा, ठीक है, ये सब उसके अंदर है नोट्स के अंदर, ठीक है, ये सब उसके अंदर है। तो कुछ ये मैंने ये उसमें भी आपको ऐड करना है, तो ये नोट्स मिल जाएगा आपको। ये वाला पूरा ये नया है, ठीक है। अब अभी ये तो हम बात कर रहे थे यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर किस प्रकार से सिविल सोसाइटी इमर्ज हुई, क्या हिस्ट्री है। ये अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ही जो है फोकस किया गया कि किस प्रकार से, क्योंकि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, रूरल एरिया के अंदर, तो सरकार का फोकस था कि
कि किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और उस टाइम पे देश की हालात भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो बीट है या बाकी की पल्सेस हैं ये सभी बाहर से मंगाना पड़ता था। तो फोकस था कि हम अगर फोकस करें विलेज पर, गाँव पे फोकस करें और गाँव का हम विकास कर पाएँ, अगर उस वहाँ पर हम रिफॉर्म ला पाएँ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो जो जितनी खपत चाहिए, जितना चाहिए था उसमें बीट या बाकी की पल्सेस या राइस, वो सब कहीं ना कहीं देश से ही हमको मिलता रहेगा, बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर वो जो है हरित क्रांति आई। उसके पहले भी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था एल्बर्ट मेयर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1948 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक मॉडल विलेज के रूप में बनाने की कोशिश की बाय यूजिंग दिस इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इसका फोकस था कि हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन है और सैनिटेशन है, उसको बेहतर करें। इन तीनों सेक्टर में स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब होता है कि कैसे हम क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशंस, कौन कौन सी खाद सही होनी चाहिए, कौन सी फसल कब लगनी चाहिए। ये सब आपने देखा होगा रेडियो वगैरह पे भी लंबे समय तक इस प्रकार का जो एक आता था एक पर्टिकुलर टाइम पर किसानों के बारे में, किसानों को बताते थे फसल के बारे में। ओके, कब मौसम कैसा है, किस टाइप का आपको किस टाइप की फसल लगानी चाहिए, किस ज़मीन पर है, कब पानी देना चाहिए, सब शिक्षा लोगों को दी जाती थी किसानों को। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, सोइल कंजर्वेशन, सैनिटेशन, सोशल इंक्लूजन के बारे में पूरा सिखाया गया थ्रू दिस पायलट प्रोजेक्ट। और ये सफल था, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। बाद में जब पहला हमारा फॉरेस्ट प्लान 1951 से 1956 चला, तो उसमें ये एज ए मॉडल विलेज की तरह काम किया और उसको पूरे इंडिया में कई और ज़िलों के अंदर इसी प्रकार का मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, विलेज लेवल वर्कर्स। विलेज लेवल वर्कर्स का मतलब होता है कि अब जो गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जनरली गांव में नहीं जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इनके द्वारा फिर ये VWL को बनाया गया कि ये जो वर्कर हैं कहीं ना कहीं एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, एक कड़ी की तरह काम करेंगे गांव के और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या जैसे ब्लॉक है, ऑफिस है या तहसील है, उनके बीच में, या ज़िला है, तो उसके बीच में कड़ी की तरह काम करेंगे, एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। तो विलेज लेवल वर्कर्स को तैयार किया गया और ये मॉडल इंडिया के फर्स्ट फाइव प्लान में ऐड किया गया 1951 से 1956 के बीच में। दैन फिर PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आया एंड दीज आर द, ये तो पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 उत्तर प्रदेश में एज ए मॉडल विलेज की तरह बनाया गया था एल्बर्ट मेयर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। इसका फोकस था कि ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन और हेल्थ में बेहतर करना, उसको जो है ग्रामीण विकास में काम करना, उस उद्देश्य से इसको चलाया गया था। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से UK, USA और इंडिया में। आई होप इसमें इसको अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, देन हम लोग फर्दर अभी MCQ डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी डेवलप हो जाएगी इन सभी टॉपिक में।